गुड इवनिंग बच्चों। चलिए एक नए सेशन के साथ में फिर से हम लेके आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो बच्चे अभी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और जो फाइनल एग्ज़ाम का भी जो MPMSU जबलपुर यूनिवर्सिटी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, मेन एग्ज़ाम जो होने वाला है, आप इसमें देखिएगा ये उसी के बेस पे भी ये क्वेश्चन अभी रखे जा रहे हैं। और जो बच्चे अभी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जो 20 से बनने वाले MCQ है, उनके लिए बेस्ट क्लास होगी। उन्हीं के लिए स्पेशल रूप से क्लास रखी गई है, थ्योरी क्लास रखी गई है, जिसमें से OBG की क्लासेस अभी चल रही है। बाकी आपके जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे अभी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है, और BSc नर्सिंग 4th ईयर फाइनल ईयर का ये सिलेबस लेकर अभी रखा गया, ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अभी ये सारी क्लासेस ली जा रही हैं। तो कल की क्लास में हम 69 क्वेश्चन करा रहे थे, इसके बाद हमारी क्लास वहीं पे बीच में मिस हो गई, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बंद कर दिया गया। लेकिन अभी उसी क्लास को, उसी का आंसर अभी आपका बचा हुआ था, जो कि क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं और आज फिर से उसी क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हाउ विल यू डायग्नोज ए केस ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ केस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। हमारा 69 क्वेश्चन चल रहा था, आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 चल रहा था इसमें से। तो क्या पूछा गया है इसमें कि कैसे आप डायग्नोज करोगे जब ट्विंस प्रेगनेंसी का केस आता है, तो उसमें मैनेजमेंट कैसे करोगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो डायग्नोसिस ऑफ ट्विंस इज डन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग ऑन इंस्पेक्शन। सबसे पहले तो हमको इंस्पेक्ट करना होगा। यूट्रस अपीयर ब्रॉड और राउंड विच में सो फीटल मूवमेंट इन द वाइड आर। यूट्रस का जो बोलना चाहिए कि प्रेजेंटेशन है, ब्रॉड है या राउंडेड शेप में है। फीटल का जो मूवमेंट है किसे कैसे वाइड रेंज में हो रहा है, कि पेल्विस की जो साइज है, यूट्रस की जो साइज है वो शॉर्ट है। तो सबसे पहले तो ये इंस्पेक्ट करना है। यूट्रस एंड्यूली लार्ज एंड बिगर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन फ्रॉम द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑनवर्ड। और अगर ट्विंस बेबी है तो यूट्रस की जो साइज है वो बता दें हम आपको कि उसकी साइज बिग हो जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है। पीरियड ऑफ जेस्टेशन प्रेगनेंसी के टाइम पर 20 वीक की प्रेगनेंसी में बताया जा रहा है। वुमेन का जो एवरेज है, तो वुमेन ऑफ एवरेज बुल्ड हैज एब्डोमिनल गर्थ ऑफ अबाउट 40 इंचेस ऑफ ओवर 8 सेंटीमीटर। तो वुमेन का एब्डोमिनल गर्थ बताया जा रहा है, कितनी साइज होगी ट्विंस बेबी में, 40 इंचेस होगा, ठीक है। तो 40 इंचेस का भी होगा इंक्रीज। जब 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होगी तो उसकी जो साइज है एब्डोमेन की वो इंक्रीज होके इतना हो जाएगी। देन इसके बाद हम देखेंगे ऑन पाल्पेशन। पाल्पेशन के थ्रू कैसे पता करेंगे आप, इंस्पेक्ट करोगे, कैसे आपको देखना है। तो पाल्पेशन 2 हेड 2 बैक एंड मेनी लिम्स आर फील्ड इन द एब्डोमिनल पाल्पेशन। पाल्पेट करके आपको देखना है, बेबी के 2 लिम्स होंगे, 2 बैक दिखेंगे और एब्डोमिनल पाल्पेट करके आपको देखना है ये सारी चीज़ें। इफ बोथ फीटस आर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देन व्हेन ऑन हेड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अगर है, फील द इलियक फोसा में आप हेड को फील कर सकते हो। और ब्रिज प्रेजेंटेशन अगर होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ऑन हेड इज फील फंडस एंड मदर इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। तो फंडस के एरिया में क्या होगा, हेड फील होगा अगर ब्रीज प्रेजेंटेशन है बच्चे का तो। और लोअर पोल में यूट्रस में क्या होगा, कैसा पोल टाइप का फील होगा, ठीक है। इफ वन fetus lies in front of other then it may not for easy palpate to head and to backs. If the head of fetus is small in comparison with size of uterus, it suggests the presence of pains. Diagnosis is done by feeling many limbs on palpation. इस तरह से हम डायग्नोज करेंगे, पाल्पेट करके कैसे बच्चे के ऑर्गन्स को हम पाल्पेट करके फील करते हैं, क्या प्रेजेंटेशन है बच्चे का, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पाल्पेट करके। इसके बाद ऑन अस्कल्टेशन, अब हम साउंड के माध्यम से कैसे पता करेंगे कि बच्चा किस पोजीशन में कैसे प्रेजेंट है एब्डोमेन में। तो द फीटल हार्ट साउंड, ठीक है, एब्डोमेन नहीं यूट्रस में होगा आपका। एब्डोमेन में तो जब साइज इंक्रीज होता है तो वो जाके क्या करता है, अम्बलाइकस को टच करता है। The fetal heart sound are heard on 2 places. Difference in these sounds should be at least 10 beat, but if the fetus is big and vigorous, then fetal heart sound can be heard on wide area. Fetal heart sound को हम सुनते हैं 2 places में, different place में sound सुनाई देता है। 10 beats, at least 10 beats तक सुनाई देना है। और fetus big and vigorous size का बताया जा रहा है। fetal heart sound wide area में क्या होगा, आपको सुनने को मिलेगा अस्कल्टेट आप जब करते हो। एक्सरे ऑफ मदर टेकन आफ्टर 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विच डेफिनेटली शो द प्रेजेंस ऑफ 2 fetus यूट्रस विद देयर प्रेजेंटेशन। अल्ट्रासोनिक, दिस मेथड एम्प्लॉयड 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का टाइम बताया जा रहा है कि किस किस टाइम पे आप एक्सरे करोगे, किस टाइम पे आपको सोनोग्राफी करवाना है। तो मेथड एम्प्लॉयड एंड 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, देन 2 जेस्टेशनल सैक्स आर सीन इफ एम्प्लॉयड ड्यूरिंग मिड टर्म, then it will demonstrate to fetal head.
तो किस तरह से बच्चे के हेड का और किस तरह से बच्चे के ऑर्गन्स का आप प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासोनोग्राफी आपको करवाना है किस वीक में, ये यहाँ पे दिया गया है। ये सारे डायग्नोस के प्रोसेस बताए गए हैं कि डायग्नोस किस टाइम पे आपको करना है। इसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ट्विंस बेबी का कैसे मैनेजमेंट करोगे। सबसे पहले तो आपको ट्विंस बेबी का डायग्नोस करवाना है, देन एग्जामिन वीकली। 20 वीक की प्रेगनेंसी में आपको एग्जामिन कराना है एंटीनेटल क्लिनिक में जाकर। एग्जामिन वुमेन केयरफुली टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन। कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन होता है मदर्स को, प्री क्लैम्सिया की प्रोसेस है या डायबिटीज है, हाइड्रोमनियास की कंडीशन है, एनीमिया है अगर, तो उस समय पे उस टाइम पे आपको केयरफुली एग्जामिनेशन करवाना है वुमेन्स को। टू रिलीव डिस्कम्फर्ट और हैवी यूट्रस, उसको आराम दिलाना है। यूट्रस की साइज इंक्रीज अगर होती है तो उसको डिस्कम्फर्ट वो फील करती है तो उसमें रिलीव उसको दिलाना है। मैटर्निटी फील, लेट द वुमेन लाई डाउन इन द प्रॉप्ड अप पोजिशन, गिविंग एक्स्ट्रा पिल्लोज, स्मॉल पिल्लोज इंसर्टेड अंडर हर एब्डोमेन व्हेन द लाइंग ऑन साइड, अवॉइड ड्रैग द सेंसेशन। तो किस तरह से आपको मैटर्निटी के टाइम पर कैसे आपको लेटना है, कैसे सपोर्ट करना है पिल्लो लेकर, और अंडर हर एब्डोमेन में आपको किस तरह से स्मॉल पिल्लो रखना है। तो लाइंग ऑन साइड, लाइंग किस साइड में आपको लेटना है और ताकि ड्रैग द सेंसेशन को आप अवॉइड कर सको। इसके बाद इफ शी डज नॉट स्लीप ड्यू टू एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स, वैक्यूम, एब्डोमिनल पेन, देन माइल्ड सेडेटिव में गिवन इंड्यूस स्लीप। If women suffering from varicose vein, edema on the legs, treat that during pregnancy, maintain or bring her hemoglobin percentage 85%, giving for ferrous preparation and vitamin in the form of medicine। क्योंकि देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एचबी का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, एनीमिक कंडीशन में वुमेन जा सकती है, तो उस समय फेरस आपको देना है, फेरस सल्फेट, ताकि वुमेन्स का जो एचबी है और वेरियस टाइप ऑफ विटामिन की मेडिसिन देना है ताकि उसका एचबी मेंटेन रहे। हर मस्ट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, फूड रिच इंसेक्ट सॉल्ट, और आपको सारे रिच अमाउंट में डाइट देना है, लेकिन सॉल्ट डाइट नहीं देना है ज़्यादा। समझ में आया? रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट डाइट, लेकिन सॉल्ट डाइट ज़्यादा हमको नहीं देना है, क्योंकि देखिए सॉल्ट डाइट देने से क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। ऑलरेडी वेट गेन होने से क्या होता है, उसमें एडिमेटस प्रेजेंट होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मदर्स को उठने बैठने में या चलने में थोड़ा सा मतलब बोलना चाहिए कि हार्म मतलब पेनफुल फील होता है। उस कंडीशन में उसको क्या करना है, हमको सॉल्ट डाइट कम देना है। क्योंकि देखिए उस टाइम पे क्या होता है, पल्स रेट देखो या ब्लड प्रेशर देखो, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, और इसमें हाइपर टेंशन अगर इंक्रीज होता है, अगर हम ज़्यादा अगर देंगे तो मदर इक्लैम्सिया, प्री क्लैम्सिया की कंडीशन पे जा सकती है। तो इस कंडीशन पे हमको सॉल्ट डाइट कम देना है। मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, ये तो हो गया प्रेगनेंसी के टाइम पे आप क्या मैनेजमेंट करोगे। अब हम मैनेजमेंट करेंगे जैसे अगर डिलीवरी हो जाती है उस कंडीशन पे आपको क्या मैनेजमेंट करना होता है। सबसे पहले प्रिपरेशन शुड बी मेड बाय कीपिंग एडिशनल कॉर्ड क्लैम्प। सबसे पहले आपको कॉर्ड क्लैम्प करना है। स्लाइटली टू म्यूकस एक्सट्रैक्शन ब्लैंकेट रिसीव टू मैच्योर बेबी। अरेंज फॉर गिविंग पिटोसिन, पिटोसिन का अरेंज करके रखना है। इपिजोटॉमी करने के टाइम पे अगर हेमोरेज हो रहा है तो कीप एर्गोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन, इमरजेंसी इंजेक्शन, वुडन ब्लॉक्स, ब्लैंकेट, ऑक्सीजन सिलेंडर, सारी चीज़ें रखना है आपको वहाँ पे। और नेसेसरी माइल्ड सेडेटिव ड्रग्स आपको रखना है, हैवी सेडेटिव अवॉइड करना है आपको। वुमेन मोर कंफर्टेबल डॉर्सल पोजीशन देना है। पिलोज ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे आपको सो लेट हर बी इन दिस पोजीशंस। वॉच फॉर प्रोग्रेस ऑफ लेबर, प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, मदर जनरल कंडीशन, कंडीशन ऑफ फीटस ड्यूरिंग लेबर। इपिजोटोमी करना है। और पुडेंडल नर्व आपको ध्यान रखना है कि इपिजोटोमी के टाइम पर आफ्टर ब्लॉकिंग द पुडेंडल नर्व टू रिड्यूस पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट। तो पुडेंडल नर्व अगर एपिजोटॉमी के टाइम पे हम करते हैं तो समय पे अगर पुडेंडल नर्व ब्लॉक होती है तो समय रिड्यूस होता है आपका पेरिनेटल मोर्टालिटी रेट को हम क्या करते हैं उसके थ्रू कम कर देते हैं। ठीक है। एज सुन एज द फर्स्ट बेबी बॉर्न, क्लीन दिस हिज एयर पासिस द कॉर्ड टू प्लेसेस बिफोर कटिंग। तो इस तरह से कैसे कट करना है। आफ्टर मेकिंग नंबर सच आ प्लेस, मिडवाइफ ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ दिस बेबी। Palpate abdomen to know line position of second babies and uterus. Record fetal heart sound, uterine contraction, मतलब general condition with waiting for the birth of second baby condition। तो आपको देखना है कि बेबी का कंडीशन क्या है और बेबी का हार्ट साउंड प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्लीन वॉल्वा बर्थ ऑफ द फर्स्ट बेबी, जैसे ही अगर फर्स्ट बेबी का बर्थ होता है तो वॉल्वा को क्लीन करना है। वुमेन 3 to 4 स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, गिव सेकंड बेबी। इसके बाद सेकंड बेबी का बर्थ होगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू स्टार्ट विद इन 5 मिनट, एग्जामिन फॉर प्रेजेंटेशन देन पंक्चर्स मेम्ब्रेन, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और डिलीवर वुमेन विद इन 20 मिनट आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट बेबी। जैसे ही फर्स्ट बेबी अगर बर्थ लेता है उसके बाद सेकंड बेबी बिटवीन 20 मिनट्स के बीच में क्या होता है, सेकंड बेबी भी बॉर्न हो जाता है। आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा, IM एर्गोमेट्रिन देना 0.5 mg, सिंटोमेट्रिन 1 ml टू प्रिवेंट पोस्ट पार्टम हेमोरेज।
मेक वुमेन कंफर्टेबल, गिव आर सेडेटिव टू इंड्यूस स्लीप, ऑब्जर्व वुमेन जनरल कंडीशन केयरफुली, वॉच फॉर शॉक एंड पोस्टमार्टम हेमोरेज। तो आपको वुमेन्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना, जनरल कंडीशन उसका देखना है, कोई पोस्टमार्टम के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हुई, ये सारी कंडीशन वहाँ पे देखना है। तो समझ में आ गया आपको कि किस तरह से अगर ट्विंस बेबी हो रहा है तो कैसे उसको डायग्नोज करना है, और कैसे अगर ट्विंस बेबी है डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे केयर हम उसको प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिस्ट आउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है उसके बारे में हम लिस्ट आउट करेंगे, और क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं ट्विंस बेबी का। तो पहला है माइनर एलिमेंट्स, नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफन एग्जैगरेटेड, सम द सिम्टम रिलेटेड टू एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो साइज होता है वो इनलार्ज होता है। नोज एंड वॉमिटिंग ज़्यादा अर्ली मंथ में ही इंक्रीज हो जाती है। कार्डियो रिस्पायरेटरी एम्बार्समेंट लेटर मंथ सच एज पाल्पिटेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टेंडेंसी ऑफ स्वेलिंग ऑफ लेग्स, लेग्स में स्वेलिंग देखने को मिलती है, हेमोराइड्स होने के चांसेस होते हैं, अनयूजुअल रेट ऑफ एब्डोमिनल इनलार्जमेंट, एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स में भी नोटिस एक्सपीरियंस पैरस मदर, अनयूजुअल एब्डोमिनल इलाजमेंट होता है और एक्सेसिव मूवमेंट होता है बेबी का। जनरल एग्जामिनेशन हम करेंगे। प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया इज मोर देन सिंगलेटन प्रेगनेंसी, अनयूजुअल वेट गेन नॉट एक्सप्लेन प्री एक्लैम्सिया और ओबेसिटी, एविडेंस ऑफ एक प्री एक्लैम्सिया कंडीशन अबाउट 25% देखने को मिलता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। तो देखिए जो कंडीशन आपने भी ट्विंस बेबी में देखा उसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो क्या साइलेंट सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो कैसे साइलेंट सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब हम एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है 20 वीक की प्रेगनेंसी में आपको एग्जामिन करना है जेस्टेशनल यूट्रस की साइज। इसके बाद यूट्रस ब्रॉडर राउंड शेप में होगा, फीटल मूवमेंट में भी सीन वाइड एरिया, फ्रेश स्टीरिया ग्रेविडेरम में भी अपीयर, पॉलीहाइड्रोमियस इज कॉमन, ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे उसमें। पाल्पिटेशन, पाल्पेशन होगा, फंडल हाइट ऑफ ग्रेटर एक्सपेक्टेड ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, प्रेजेंस ऑफ 2 फीटल पोल्स आर हेड फंडस ऑफ द यूट्रस, पाल्पेशन ऑफ मल्टीपल फीटल लिम्स, द गर्थ एब्डोमेन एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा है वही चीज़ें अभी इसमें रिपीट हो रही हैं। तो नॉर्मल एवरेज में एट टर्म जो साइज है एब्डोमेन का वो 100 सेंटीमीटर देखने को मिलता है ट्विंस बेबी में। लैटरल पाल्पेशन में रिवियल 2 फीटल बैक्स और लिम्स ऑफ बोथ साइड, pelvic palpitation may give findings similar to those on fundal palpation. One fetus may lie behind the other and make detection difficult. Location of 3 poles in total in diagnosed or at least 2 fetus. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, एग्जामिन करोगे पालपेट करके। इसके बाद अस्कल्टेट वही सेम है आपका, हार्ट साउंड देखोगे, लोकेटेड सेपरेट देखोगे कि किस एरिया में बेबीज है, ऑब्जर्व करना है आपको डायग्नोस ऑफ ट्विंस का, और डिफरेंस हार्ट रेट आपको देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 10 बीट्स पर मिनट आपको क्या करना है, हार्ट साउंड देखना है। चलिए देन इसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करेंगे अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। पहला बताया गया है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। टू जेस्टेशनल सैक कैन बी डिटेक्टेड एज अर्ली 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको सोनोग्राफी करवाना है। फीटस में वैनिस रिपीट सोनर डन सेकंड ट्राइमेस्टर, डिटेक्शन ऑफ 2 फीटल हेड, मेजरमेंट ऑफ बाई पैराइटल डायमीटर आपको देखने को मिलेगा। 14 वीक की प्रेगनेंसी में असेसमेंट ऑन प्लेसेंटा का असेसमेंट करोगे आप। सोनोर इज डन बाई 16 to 24 वीक ऑफ जाइगोसिटी कुड बी डिटरमाइंड, आइडेंटिफाई इंटरव्यूइंग लेयर फॉर असेसमेंट IUGR। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन आपको देखना है, प्रॉपर तरीके से बेबी डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपीटेडली 4 वीक इंटरवल फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या करना है, सोनोग्राफी से एग्जामिन करवाना है। रेडियोग्राफी लेस देन दिस ऑफन दिस डेज 2 फीटल हेड एंड स्पाइन कुड बी सीन ऑन एक्सरे। एक्सरे को थ्रू क्या करना है आपको, बेबीज की साइज देखना है और क्या पोजीशन है बेबीज का, 2 फीटल हेड और स्पाइन की क्या कंडीशन है, वो एक्सरे के थ्रू आपको क्या करना है वहाँ पे देखना है। तो समझ में आ गया, अगर ट्विंस बेबी है क्या साइलेंट सिम्टम देखने को मिलेगा, क्या मैनेजमेंट आप वहाँ पे करोगे। ठीक है, कैसे आपको मैनेजमेंट करना है। अब हमको देखना है डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। आपको बता दें मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है यूनिवोलर, और आपका बाइनोवुलर जो होता है, यूनिओवुलर जो होगा मोनोजाइगोटिक और बाइनोवुलर होगा डाइजाइगोटिक। आपको बता दें कि जो मोनो होता है वो एक ही ओवम का डिवीजन से बनते हैं दो ट्विंस बेबी, और जो आपका बाई नोवुलर होता है वो 2 ओवम क्या होते हैं, डिवाइड होकर ट्विंस बेबी का निर्माण करते हैं, बनते हैं। तो चलिए डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में। फर्स्ट पॉइंट है 1 ओवम एंड स्पर्मेटोजुआ फर्टिलाइज आर फ्रॉम 2 फीटस। देन इसके बाद 2 ओवम एंड 2 स्पर्म, देखो दोनों चीज़ें इसमें दी हैं, 2 ओवम भी होता है और 2 स्पर्म भी होता है, फर्टिलाइज सेपरेट इन फॉर्म 2 फीटस। मतलब 2 ओवम रहेंगे, 2 स्पर्म रहेगा जो फर्टिलाइज सेपरेट होकर 2 फीटस का निर्माण करते हैं। देन इसके बाद इट हैज़ ओनली 1 प्लेसेंटा विच कॉर्ड्स फॉर 2 फीटस।
इसमें ओनली वन प्लेसेंटा होता है कॉर्ड के भी, जो प्लेसेंटा होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, केवल वन होता है दो फीटस के बीच में। देन इसके बाद दिस इज द टू सेपरेट प्लेसेंटा विथ टू कॉर्ड्स एंड टू इज सेपरेट एमनियन फॉर टू फीटस, मतलब इसमें दोनों चीजें अलग अलग रहती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट हैज सेपरेट एमनियन फॉर टू फीटस, इट हैज टू सेपरेट एमनियन टू फीटस। देयर इज यूजुअली वन कोरियन बट इन वेरी फ्यू केसेस इट टू कोरियन। हैज टू सेपरेट कोरियन, इसमें होता है सेक्स ऑफ बेबीज इज सेम, इसमें दोनों बेबीज का जो सेक्स होता है वो डिफरेंट होता है, मेल या फीमेल, ठीक है, और इसमें सेम बेबीज होते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेबीज आर सेम, फिजिकल कैरेक्टर इसमें सेम होते हैं, और इसमें फिजिकल कैरेक्टर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेबी सिमिलर, मेंटल कैरेक्टर बेबी में बी सेम आर डिफरेंट एज इन एनी टू मेंबर ऑफ वन फैमिली। Both babies are getting blood from one placenta, thus blood group these babies are same. Two placenta have their own blood circulation and blood supply to the fetus is different, and thus group of the blood is also different. Error in development are more likely in this type, which is known as the conjoined. Twins are same-age twins. In this type, varicocele a fetus may die and retain the uterus until term and then expelled from the uterus. Appears and flattened papers like fetus which is known as the fetus papricius. तो इसमें जो डेवलपमेंट बोला जा रहा है कि द ट्विंस बेबीज का कंजॉइंट ट्विंस होते हैं या साइमेज ट्विंस होगा, इसमें एरर भी कंडीशन बताई जा रही है। टाइप ऑफ इसमें ओकेशनली फीटस में डाई हो जाते हैं, ठीक है, और रिटेन द यूट्रस, और यूट्रस में ही रिटेन रहते हैं। टर्म इस कंडीशन में क्या होता है, जो बेबी होता है एक्सपेल्ड आउट होता है यूट्रस से और फ्लैटेंड पेपर लाइक फीटस रहता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फीटस पैप्रेसियस। चलिए इसमें एक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में अलग अलग दोनों का आप कंडीशन देख लीजिए। जो आपका यूनिवोलर जिसको मोनोजाइगोटिक बोलते हैं, और डाइजाइगोटिक आपका हो गया जिसको हम बोलते हैं आपका बाइनोवुलर। ये दो प्लेसेंटा इसमें दिए हुए हैं, देखिए ये दो प्लेसेंटा इसमें दिए हुए हैं अलग अलग, और एमनियन भी और कोरियन भी क्या है अलग अलग, दोनों सैक बने हुए हैं। इसमें एमनियन और कोरियन क्या होता है एक ही बना हुआ है, देख लीजिए कवरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे बना भी है, यहाँ भी दो बना हुआ है एमनियन, लेकिन कोरियन का जो शेप है ये देखिए यहाँ पे वो पूरा एक ही बना है और प्लेसेंटा केवल एक है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे आप देख सकते हो कि किस तरह से मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी। क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है मल्टीपल अथवा ट्विंस प्रेगनेंसी अगर होती है तो। High perinatal mortality associated with pregnancy is largely due to complication of pregnancy such as premature onset of labor, intrauterine growth retardation, complication of delivery, polyhydramnios, मतलब कभी कभी पॉलीहाइड्रोमियस की कंडीशन भी देखने को, मैंने आपको बताया था कि जब 2000 ml से ज़्यादा अम्नियोटिक फ्लूइड यूट्रस के अंदर रहता है उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमियस। समझ में आया? तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है मल्टीपल अथवा ट्विंस प्रेगनेंसी में। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट बताया गया है, फीटल एबनॉर्मलिटी लाइज कंजॉइंट ट्विंस या कार्डियक फॉर्मेशन। इन दिस वन ट्विंस प्रेजेंट विदाउट वेल डिफाइंड कार्डियक स्ट्रक्चर्स एंड इज केप्ट अलाइव, प्लेसेंटल एनास्टोमोसिस, द टू सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वायबल फीटस, fetus in the fetus, in this part of fetus may be lodged within another fetus. This can happen only in monozygotic twins. fetus के अंदर monozygotic twins में mal presentation, example transverse lie, premature rupture of membrane, prolapse cord, prolonged labor, locked twins, delay in the birth of the second twins, premature expulsion of the placenta, postpartum hemorrhage, undiagnosed twins. तो किस तरह से फीटस और फीटस के बीच में जब ट्विंस बेबीज होते हैं तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है। तो बताया जा रहा है कि फीटस का पार्ट या तो फिर अनदर फीटस के साथ में ज्वाइंट भी हो सकता है, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में तो कंडीशन बताई गई है ज़्यादातर, ये सबसे ज़्यादा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में देखने को मिला है। माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन हो सकती है, प्रीमैच्योर हो सकता है बच्चा, कॉर्ड पहले प्रोलैप्स हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकते हैं, लॉक ट्विंस हो सकता है, और डिले बर्थ हो सकता है सेकेंड ट्विंस, प्रीमैच्योर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, पोस्टपार्टम हेमोरेज, अनडायग्नोस्ड ट्विंस देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है अगर ट्विंस बेबी है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा एंड एबनॉर्मलिटीज ऑफ कॉर्ड।
क्या एबनॉर्मलिटी प्लेसेंटा के सामने देखने को मिलता है, क्या एबनॉर्मलिटीज कॉर्ड में देखने को मिलती है, हम देखेंगे। एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बाइपेराइटर और ट्राइपेराइटर, प्लेसेंटा सर्कुमुलेटा, बैटल डोर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सक्सिनोटरिया, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा इंक्रीटा, मेम्ब्रेन प्लेसेंटा, वेलेमेंटस प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। ये तो हो गया प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज। अब हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा में हम सबसे पहले देखेंगे प्लेसेंटा बाइपेराइटा या ट्राइपेराइटा क्या होता है। जब 3 अथवा 2 कंप्लीट लोब्स प्लेसेंटा में होते हैं, ब्लड वेसल्स ज्वाइनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड्स, मतलब 2 या 3 लोब्स होते हैं। जब बाइपेराइटा क्या होता है, बाइपेराइटा जब 2 लोब्स होंगे या 3 लोब्स होंगे जिसको हम ट्राइपेराइटा कहते हैं, ट्राइपार्सिएटा, ट्राइपार्सिटा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा बाइपेराइटा या ट्राइपेराइटा। देन इसके बाद आपको लोब्स याद रखना है। अम्बिलिकल कॉर्ड में आपको मालूम है कि 2 आर्टरीज 1 वेन होती हैं, सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ लोब्स की बात हो रही है कि 2 लोब्स अथवा 3 लोब्स अगर बनते हैं प्लेसेंटा में ब्लड वेसल्स में और ज्वाइनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, वो होता है प्लेसेंटा बाइपेराइटा। ये एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है। देन इसके बाद प्लेसेंटा सर्कमवुलेटा, इट इज़ नॉट डेंजरस। ये बताया जा रहा है कि सर्कमवुलेटा जो प्लेसेंटा होता है वो डेंजरस नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ जो प्लेसेंटा होता है डबल लेयर ऑफ एमनियन एंड कोरियन, डबल लेयर होती है। जो अंडरगॉन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा, अभी आपने देखा कि जब मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उस समय पे एमनियन और कोरियन का जो अलग अलग डिवाइडेशन बताया गया है कि इसमें 2 डबल लेयर होती है। This seen like in the opaque ring in the fetal surface of the placenta. Others say that chorion is not attached the edge of placenta but to fetal surface at same distance from edge. इस तरह से प्लेसेंटा क्या होता है, ये डेंजरस प्लेसेंटा नहीं बताया गया है। कोरियन इज नॉट अटैच टू एज ऑफ प्लेसेंटा, कोरियन क्या होता है, अटैच नहीं होता है एंड ऑफ द प्लेसेंटा के। और फीटल सरफेस में क्या होता है, सेम डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा सर्कमवलेटा ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। सर्कमवलेटा मतलब आपको ध्यान रखना है, सर्कम मतलब होता है जो एमनियन कोरियन में डबल लेयर होती है, फैला हुआ होता है, एक्सटेंड आउट होता है, लेकिन यह अटैच नहीं होता है एज ऑफ प्लेसेंटा की। देन बैटल डोर प्लेसेंटा, इट इज दिस कॉर्ड डज नॉट इंसर्ट एट द सेंटर बट स्प्रेड आउट इन द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा बताया गया है कि कॉर्ड जो होता है वो सेंटर में अटैच नहीं, इंसर्ट नहीं होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड आपने देखा होगा, और किस तरह से मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बताऊंगी। मान लीजिए कि ये तो हो गया आपका प्लेसेंटा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। तो बताया जा रहा है कि बैटल डोर प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो सेंटर में इंसर्ट ना होकर, मान लीजिए कभी इधर अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्ट हो गया या कभी इधर अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो अगर इस एरियाज में अगर स्प्रेड आउट होता है, मार्जिन एरिया जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, उसको हम बोलते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। समझ में आया, सेंटर में अम्बिलिकल कॉर्ड ना होकर किसी किनारे एरिया में, लेफ्ट राइट जो भी एरिया होता है प्लेसेंटा का, अगर उस साइड में जाके अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है तो वो होता है आपका बैटल डोर प्लेसेंटा। देन प्लेसेंटा सक्सिन्यूट्रिएट, तो प्लेसेंटा सक्सिन्यूट्रिएट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा accessory lobe of placental furlus which is form of the hypertrophy of the some chorionic villi which should have atrophied. It is situated in the fetal sac membrane which is away from the main placenta. This lobe usually retain the uterus after delivery. तो प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा जो होता है, इस टाइप का जो प्लेसेंटा होता है, तो ये accessory lobe of placenta furulous form of the hypertrophy same chorionic villi, सेम कोरियोनिक विलाई होती है, विद इन विच हैव एट्रोफिड, मतलब साइज इंक्रीज रहती है इसमें, और फीटल सैक मेम्ब्रेन से सिचुएटेड होता है। और मेन प्लेसेंटा से क्या होता है, ये दूर होता है, और ये लोब्स जो होते हैं रिटेन यूट्रस, यूट्रस में ही क्या रहते हैं, आफ्टर डिलीवरी के बाद रिटेन रहते हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेशन क्या करता है, क्रिएट कर सकता है। समझ में आया, या तो ट्यूमर फॉर्म कर देगा या साइज को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ वहाँ पे ट्यूमर इंक्रीज कर देगा, या ब्लॉकेज, आप ब्लड का ब्लॉकेज कर सकता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं सक्सिन्यूट्रेट में। समझ में आया। अब इसके हम बात देखते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा, रेयर टाइप ऑफ प्लेसेंटा एडहेंड इन द यूट्रस मस्कुलेट, रिजल्ट ऑफ इट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आइदर वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, इस टाइप का जो प्लेसेंटा होता है काफ़ी रेयर कंडीशन बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि प्लेसेंटा एडहेंड टू द यूट्राइन मस्कुलर, मतलब किससे अटैच नहीं होता है, यूट्राइन वॉल से अटैच नहीं होता है, और इस तरह से सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा वेरी डिफ़िकल्ट, इस तरह से जो प्लेसेंटा होता है उसका सेपरेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अथवा इम्पॉसिबल होता है प्लेसेंटा एक्रीटा का।
प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या होती है? प्लेसेंटा इनक्रीटा, ये आपका जो 6 पॉइंट है इनक्रीटा। इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल बिकमिंग सॉलिड कंटिन्यूअस मास ड्यू टू एक्चुअल पेनिट्रेशन ऑफ क्रोनियोनिक इन द यूट्राइन मसल्स। आपको बता दें जो इनक्रीटा होता है, अक्रीटा बाहर होता है, सेपरेट नहीं होता, इम्पॉसिबल रहता है, और इनक्रीटा क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द यूट्रस यूट्राइन वॉल्व। आपको ध्यान रखना है, मस्कुलर जो वॉल्व होती है कंटिन्यूअस मास में क्या होता है? सॉलिड रूप से अटैच रहता है प्लेसेंटा। समझ में आया? देन मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा काफ़ी बिग एंड थिन प्लेसेंटा। इस टाइप का जो प्लेसेंटा होता है वो बिग होता है और थिन होता है, काफ़ी पतला होता है। लाइक मेम्ब्रेन एक्यूपाइज लार्ज एरिया इन यूट्रस अक्रिन ड्यू टू एट्रोफी। यह यूट्रस में क्या होता है? लार्ज एरिया में प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। और अक्रिन ड्यू टू एट्रोफी, अक्र कैसे अकर होता है? अक्रिन ड्यू टू एट्रोफी मतलब इसकी साइज जो होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। देन वलमेंटस प्लेसेंटा या प्लेसेंटा वलमेंटस किसको बोलते हैं? इन दिस टाइप ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड अटैच मेम्ब्रेन पार्शली अबाउट 1 to 3 इंचेस अवे फ्रॉम द प्लेसेंटा। जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन पार्शली रूप से क्या होती है? प्लेसेंटा से 1 to 3 इंचेस अवे क्या होती है? अटैच होती है। और इट इज़ रेयर टाइप ऑफ प्लेसेंटा बट लोअर सेगमेंट ऑफ द यूटर ड्यूरिंग लेबर ब्लड वेसल्स में रप्चर मेम्ब्रेन कॉज एंटीपार्टम हेमोरेज। आपको हम बता दें बहुत रेयर कंडीशन में वेलमेंटस प्लेसेंटा पाया जाता है। और इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है, अम्लाइकल कॉर्ड जो होता है, वो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लेसेंटल से 1 to 3 इंचेस अवे अटैच होती हैं। और बहुत रेयर टाइप का प्लेसेंटा बताया जा रहा है लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे ये मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती हैं और एंटीपार्टम हेमोरेज होने के भी चांसेस होते हैं। फीटस में एनॉक्सिया के भी होने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा स्टिल बर्थ भी हो जाता है, बच्चा स्टिल हो जाता है यूट्राइन कैविटी में ही। ये वेलमेंटस प्लेसेंटा में देखने को मिलता है। देन इसके बाद प्लेसेंटा प्रीविया। इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है? सिचुएटेड पार्शली और होली इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? पार्शली a complete separation of the प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कम्प्लीटली अथवा पार्शली रूप से क्या होता है? लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में क्या होता है? अटैच होता है, कवर करता है सर्विस वाले एरिया को। कभी कभी मार्जिन होता है, कभी कभी पूरी तरह से सेपरेट होता है, उसको पूरा एरिया को क्या करता है? कम्प्लीट रूप से कवर करता है, वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। इस तरह का भी प्लेसेंटा देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया आपको कितने टाइप के प्लेसेंटा होते हैं और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता कोई ऐसा पॉइंट तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बता सके। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से प्लेसेंटा होता है और क्या टाइप्स होते हैं प्लेसेंटा के और कैसे क्वेश्चन उससे बन के आ सकते हैं, एमसीक्यू कैसे बन के आ सकते हैं, ये आप जरूर देखिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एबनॉर्मलिटीज मतलब शॉर्ट नोट्स आपका नेक्स्ट है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है? तो आपको बता दें, पहला शॉर्ट कॉर्ड बताया जा रहा है। रेयर कंडीशन ऑफ शॉर्ट कॉर्ड, जिसमें बताया जा रहा है कि कितनी शॉर्टेस्ट होगी इसकी साइज? 6 इंचेस से अगर कम साइज है अम्लाइकल कॉर्ड की, 6 इंचेस से 15 इंचेस शॉर्टेस्ट मेजर बताया जा रहा है कि लेस देन 15 इंचेस। जो लेस देन 15 इंचेस से कम अगर होती है तो वो शॉर्ट कॉर्ड में आता है। लेकिन बहुत शॉर्ट है, जो 6 इंचेस का कॉर्ड होता है वो हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट कॉर्ड। और दिस कॉर्ड इज द अराउंड नेक ऑफ द फीटस। और इस तरह का कॉर्ड क्या होता है? बच्चे के गले में भी फंसने के चांसेस होते हैं अगर यूट्रस अगर अम्लाइकल कॉर्ड की जो साइज़ है वो 15 इंचेस अथवा उससे शॉर्ट 6 इंचेस से भी अगर कम होती है तो गले में जाके फंस जाता है। ठीक है कॉर्ड। Reduce length if give rise premature separation of the placenta which cause the antepartum hemorrhage, delay descent of the fetus and may also break down the labor। क्या क्या कॉज कर सकता है प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा प्रीमैच्योर सेपरेट हो जाता है और इस तरह का जो प्लेसेंटा है वो एंटीपार्टम हेमोरेज कॉज कर सकता है, डिसेंट ऑफ फीटस को डिले करता है और ब्रेक ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे क्या होता है? ये ब्रेक डाउन करता है, फीटस को भी डैमेज करने का भी काम करता है। ये फीटस में नेक में अगर हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है, फीटस के अंदर रिस्पायरेटरी बर्थ अस्फिक्सिया होने के भी चांसेस होते हैं। इस तरह से कंडीशन तो बच्चे की डेथ भी होने के चांसेस बन सकते हैं। और लेबर होने में क्या करता है? डिले करता है इस तरह में, क्योंकि कॉर्ड अगर फंस जाता है बच्चे में तो लेबर का टाइम भी क्या होता है? काफ़ी टाइम बढ़ जाता है। लॉन्ग कॉर्ड, अगर कॉर्ड की साइज 15 से, आपने देखा 15 से 6 सेंटीमीटर अगर है तो वो लेंथ उसकी बहुत कम है। और अगर कॉर्ड की साइज 50 से 70 सेंटीमीटर इंचेस, इंचेस 15 इंचेस से 70 इंचेस अगर है, ट्वाइस थ्राइस राउंड द नेक आर द बॉडी ऑफ द फीटस, लॉन्ग कॉर्ड में प्रोलैप्स ड्यूरिंग लेबर।
तो ट्वाइस अथवा थ्राइस राउंडेड नेक में क्या हो सकता है, ये फंस सकता है। और बताया जा रहा है कि कॉर्ड अगर ज़्यादा साइज इंक्रीज है तो लेबर के टाइम पे पहले कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। थिक और थिन कॉर्ड का बताया गया है। अगर थिक है, थिन है कॉर्ड, तो केसेस ग्रेट केयर इन द रिक्वायर्ड वाइल टाइपिंग द कॉर्ड एंड सब्सिक्वेंटली वॉचिंग फॉर द हेमोरेज। थिक और थिन कॉर्ड अगर है तो ग्रेट केयर देने की ज़रूरत होती है और इस टाइप का जो कॉर्ड होता है हेमोरेज होने की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ट्रू नोट, सच नोट इज कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फीटस और बाय द फीटस स्लिपिंग थ्रू अ लूप ऑफ लॉन्ग कॉर्ड ड्यूरिंग लेबर। ट्रू नोट जो होता है, सच नोट जो होता है, कॉज कर सकता है बेबी के फीटस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और लॉन्ग कॉर्ड ड्यूरिंग लेबर व्हेन द डिसेंट ऑफ फीटस टेक प्लेस दिस ड्रॉ टाइट गिविंग राइज टू स्टिल बर्थ ड्यू टू एनॉक्सिया। एनॉक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है या तो बच्चे की। ट्रू नोट, नोट मतलब होता है बंधना, ठीक है। आपको देखना है नोट क्या कॉज कर सकता है, तो बच्चे के मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, रोक सकता है। तो क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है इसमें बताया गया है। देन इसके बाद फॉल्स नोट। देखिए ट्रू नोट हो गया, इसके बाद फॉल्स नोट। तो ट्रू नोट हो गया आपका ट्रूथफुलनेस, और फॉल्स नोट क्या बताया गया है, मे बी ड्यू टू वीपिंग आर द वाटन जेली। वाटन जेली क्या होता है ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो फॉल्स नोट क्या होता है, ट्रू नोट और देखिए समझ में आया कि आपको ट्रू नोट और फॉल्स नोट दोनों में समझ में आ गया होगा आपको कि ट्रू नोट मतलब होता है, आपको हिंदी में बता दें हम, गांठ पड़ जाना, ठीक है। ट्रू नोट यानी गांठ पड़ जाना, मूवमेंट ऑफ फीटस। मैंने आपको बताया अभी कि जो ऐसा नोट होता है इस तरह में बच्चे का जो फीटस होता है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, जो भी चीज़ें उसको मिलना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि अगर किसी भी एरियाज़ में सप्लाई में अगर गांठ पड़ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड का क्लॉट हो गया, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो ब्लड प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता, तो इससे क्या होता है ब्लड में ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। या ज़्यादा ब्लड प्रेशर पड़ा तो ब्लड वेसल्स फटने के भी चांसेस होते हैं, हेमोरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ट्रू नोट में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, बच्चे के स्टिल बर्थ भी हो सकता है, बच्चा एनॉक्सिक कंडीशन में जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड का पूरा फंक्शन होता है बच्चे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, काफ़ी जो पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, जो भी चीज़ें हैं उनको बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मिलता है। अब फॉल्स नोट की बात बोली गई है, मे बी ड्यू टू हीपिंग अप वाटन जेली। मतलब नोट तो है, गांठें तो पड़ी है, बंधा हुआ है जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, लेकिन फॉल्स बताया जा रहा है कि फॉल्स मतलब प्रॉपर तरीके से नोट नहीं है। ब्लड वेसल्स लॉन्गर, एक्चुअल कॉर्ड डबलिंग बैक अपन देमसेल्व्स इन द वाटन जेली इज नो सिग्निफिकेंस। मतलब प्रॉपर तरीके से गांठें नहीं पड़ी है, उसको हम बोलेंगे थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो उसको हम बोलेंगे फॉल्स नोट। वाटन जेली हम आपको बता दें, वाटन जेली क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड को ही हम वाटन जेली के नाम से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि म्यूकोपॉलीसैक्राइड एक प्रकार का जिलेटिन पदार्थ होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, और जो किसका काम करता है आपका, उसको लचीला बनाने में, ताकि किसी भी प्रकार का हार्डनेस ना हो, ताकि वो सॉफ्ट रहे, लचीला रहे, ठीक है। म्यूकस उसमें हमेशा सीक्रेट होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा हुआ है वाटन जेली। उसको हम बोलते हैं, जो म्यूकोपॉलीसैक्राइड जिलेटिन पदार्थ है उसको हम बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है हम आपको बता दें कि जो मैक्रोफेजेस आते हैं उनको खाने का भी काम करता है, और एक प्रकार का ये जिलेटिन कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं जिससे म्यूकस सीक्रेट होता है, उसको हम बोलते हैं वाटन जेलिस, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में, इसका नाम पड़ा हुआ है वाटन जेली। पूछा भी गया, एक क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया है कि वाटन जेली का दूसरा नाम, अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो वाटन जेली बोला जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे बैटल डोर, इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। In this cord does not insert at the center but spread but put in the margin of the placenta। इस प्रकार का जो कॉर्ड, वही आपका बैटल डोर प्लेसेंटा की तरह कॉर्ड का बताया गया है कि जब कॉर्ड सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा में अटैच नहीं होता है, मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा में अटैच होता है, उसको हम बैटल डोर इंसर्शन ऑफ कॉर्ड बोलते हैं। वेलमेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, वेलमेंटस इस टाइप ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द मेम्ब्रेन्स। वेलमेंटस वाला मैंने आपको बताया था कि ये मेम्ब्रेन से क्या होता है, जाके अटैच होता है अवे फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। मतलब जो प्लेसेंटा से मतलब बोलना चाहिए कि जो अटैच होना चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड को, वो काफ़ी दूर अवे फ्रॉम द प्लेसेंटा। इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है मेम्ब्रेन से, उसको हम बोलते हैं वेलमेंटस इंसर्शन। आपने वेलमेंटस प्लेसेंटा मैंने आपको बताया था, अभी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, जो वेलमेंटस प्लेसेंटा है एक बार इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसको, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच मेम्ब्रेन पार्शियली 1 to 3 अवे फ्रॉम द
अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच तो होता है लेकिन प्लेसेंटा से 1 से 3 इंचेस दूर अटैच होता है, और इस तरह से जो अगर प्लेसेंटा होता है ये ब्लड वेसल्स को रप्चर करता है, मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, जिससे एंटीपार्टम हेमोरेज होने के चांसेस होते हैं। उसी प्रकार आपका वेलेमेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है मेम्ब्रेन से, जिससे क्या होता है रप्चर होने के चांसेस बनते हैं। और लैटरल इंसर्शन ऑफ कॉर्ड जो बताया गया है, इस तरह का जो कॉर्ड है, कॉर्ड इज अटैच नाइदर एज ऑफ द नॉर द सेंटर। ठीक है, कॉर्ड जो मतलब बोलना चाहिए अटैच होता है प्लेसेंटा से, वो सेंटर में अटैच ना होकर किसी लैटरल साइड में अटैच होता है, वो होता है लैटरल इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइप के अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं, कितने टाइप से प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है आपका यूट्राइन कैविटी में। इस तरह से प्लेसेंटा देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर्स के अंदर। तो अलग अलग टाइप्स के प्लेसेंटा और अलग अलग टाइप से कॉर्ड का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, डिफाइन IUGR, लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर बताया जा रहा है इसमें। IUGR क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन, आपको बता दें इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जब बच्चे का प्रॉपर तरीके से यूट्राइन कैविटी में ग्रोथ नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं IUGR। डेफिनेशन दिया गया है, इट इज सेड प्रेजेंटेशन इन द बेबीज हुज बर्थ वेट इज बिलो परसेंटेज 10th परसेंटेज एवरेज फ्रॉम जस्टेशनल एज। जब बेबीज का जो बर्थ वेट है वो जस्टेशनल एज में प्रॉपर तरीके से 10th परसेंटेज क्या होता है, कम होता है, एवरेज से कम होता है, वो कहलाता है आपका IUGR बच्चा। प्रॉपर तरीके से मतलब 2.5 से 1 kg तक बच्चे का वेट नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी, वो होता है IUGR। बच्चे का प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होता, वो बच्चा IUGR के अंदर आता है। अब टाइप्स हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ और देखिए अदर टर्म बताएगा, इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, डिसमैच्योरली एंड स्मॉल फॉर डेट। मतलब डेट का जो टाइमिंग होता है बच्चे के डिलीवरी का होने का 37-38 वीक की प्रेगनेंसी होना चाहिए। अगर उस टाइमिंग से पहले ही बच्चा अगर जन्म ले लेता है, 7th मंथ में बच्चा अगर बर्थ हो जाता है, 28 वीक की प्रेगनेंसी में बच्चे का जन्म हो जाता है, तो ऐसा अगर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता अगर होता है तो बच्चा क्या होता है, इमैच्योर होता है, स्मॉल फॉर डेट में अगर डिलीवरी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं IUGR। ठीक है, अब टाइप्स देखा गया है बेस्ड ऑन द क्लिनिकल इवोल्यूशन, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, एग्जामिन के थ्रू हम स्मॉल फीटस डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स स्मॉल फीटस के बारे में बताया गया यहाँ पे। टाइप्स हम देखेंगे, फीटस दैट आर स्मॉल एंड हेल्दी फीटस वुज आर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, fetus growth is restricted by pathological process, symmetrical or type first, asymmetrical or type second। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप बताया गया है IUGR, फीटस एक स्मॉल और हेल्दी होता है, और एक साइड में ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट रहता है, बच्चे का कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। एक में सिमेट्रिकल जिसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, और एक एसिमेट्रिक जिसमें सिम्टम देखने को मिलते ही नहीं लेकिन बच्चा IUGR रहता है। फर्स्ट हम देखेंगे फीटस दैट आर स्मॉल एंड हेल्दी। फर्स्ट टाइप में बच्चा छोटा भी है और हेल्दी भी दिख रहा है, तो बर्थ वेट इज लेस रहता है इसका। और देन बताया जा रहा है कि 10th परसेंटेज जेस्टेशनल एज में नॉर्मल सबक्यूटेनियस फैट एंड यूजुअली हैव अनइवन फुल नियोनेट कोर्स। तो नॉर्मल सबक्यूटेनियस जो फैट होता है यूजुअली बताया गया है नियोनेट कोर्स में प्रॉपर तरीके से बच्चे में क्या होता है, प्रेजेंट होता है नॉर्मली रूप से, जिससे बच्चा स्मॉल और हेल्दी दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है सेकंड, फीटस हुज ग्रोथ, देखिए वहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है 10 परसेंटेज, लेकिन उसका जो 10 परसेंटेज वेट है क्या होता है, बर्थ वेट लेस होता है जेस्टेशनल एज में। और सेकंड टाइप जो बताया गया है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो बताई गई है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द हेड एब्डोमेन फीमर फीटस आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। डिपेंड करता है बच्चे के हेड की साइज, एब्डोमेन की साइज, फीमर की साइज, उस पर टाइप्स बताया गया है। टाइप फर्स्ट बताया गया, जिमेट्रिकल टाइप ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन इज मोस्ट ऑफन कॉज बाय द स्ट्रक्चरल आर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन। पहला है सिम्टम के बेस में कि बच्चा ग्रोथ रिटार्डेशन अगर होता है अक्सर किसकी वजह से, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज या कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन की वजह से इस तरह का टाइप देखने को मिलता है। और एसिमेट्रिकल टाइप सेकंड का जो बच्चा होता है, फीटस अफेक्टेड लेटर मंथ ड्यूरिंग फेज ऑफ अर्ली हाइपरट्रॉफी, टोटली सेल्स मास रिमेन द सेम बट डस इज स्मॉल देन द नॉर्मल। फीटस अफेक्ट होता है कुछ मंथ के बाद, और हाइपरट्रॉफी बताया गया, साइज उसकी इंक्रीज रहेगी, टोटल सेल मास रिमेन साइज ऑफ स्मॉलर देन नॉर्मल। टोटल सेल मास क्या होंगी, उसकी साइज इंक्रीज रहेगी, लेकिन उसका जो नॉर्मल साइज होती है उससे क्या होता है, बच्चे का कम होता है। इस प्रकार का जो केसेस होता है वो कैसा देखने को मिलता है, एसिमेट्रिकल, मतलब किसी प्रकार का सिम्टम नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा क्या होता है कुछ मंथ के बाद अफेक्टेड होता है सेलुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से।
सेल की साइज़ जो होती है, बोलना चाहिए कि सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, साइज़ जो होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है फिर बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। देन मैटरनल कॉजेज बताया जा रहा है अब। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्मॉल वुमेन्स हैव स्मॉल बेबीज, जेनेटिक रेशियल फैक्टर में बी एसोसिएटेड। जेनेटिकल फैक्टर क्या होता है, अगर माँ अगर बोलना चाहिए कि माँ की साइज़ और लेंथ अगर छोटी है तो बच्चे की भी साइज़ क्या होगी, कम होगी। ये जेनेटिक फैक्टर डिपेंड करता है मैटरनल के न्यूट्रिशन पर, बिफोर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रॉपर तरीके से अगर न्यूट्रिशन मदर नहीं ले रही है तो डिपेंड करता है। मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होता था बॉडी में, इसकी वजह से देखने को मिल रहा है। लो ब्लड ऑक्सीजन, साइनोटिक डिसीज, ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो कंडीशन मैटरनल कॉज की वजह से होता है। टॉक्सिन, अगर मदर अल्कोहल, स्मोकिंग या क्रोनिक रैनियल फिलर या क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर ऐसे इन्फेक्शन होते हैं मदर्स के अंदर तो ये कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। बच्चे के अंदर IUGR कंडीशन होने के चांसेस बन सकते हैं। और ये अल्कोहल वगैरह अगर मदर ले रही है तो उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से बच्चा IUGR की कंडीशन में जा सकता है। तो ये तो मदर के कॉजेज हो गए। देन इसके बाद हम देखते हैं फीटल कॉजेज। फीटल कॉजेज कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, इधर कार्डियोवैस्कुलर, रीनल और अदर्स। बच्चे में कोई कॉन्जेनाइटली एबनॉर्मलिटीज, अगर कुछ कार्डियोवैस्कुलर अगर इफेक्ट देखने को मिलता है तो हो सकता है। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज, बच्चा 21 डाउन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 16, ट्राइजोमी 13। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 16, ट्राइजोमी 13 आफ्टर टर्नर सिंड्रोम। एंड टर्नर सिंड्रोम अगर बच्चे में प्रेजेंट है, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज है तो IUGR की कंडीशन देखने को मिलता है। एक्सीलरेटेड फीटल मेटाबॉलिज्म ड्यू टू टॉर्च एजेंट, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हेरपस सिम्प्लेक्स वायरस, ऐसा अगर देखने को मिल रहा है तो भी फीटस में IUGR होने के चांसेस रहते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला इन्फेक्शन की वजह से। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर मदर्स में ट्विंस बेबीज या मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर है, समझ में आया। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब होता है एक या दो बेबीज अगर होते हैं, दो बेबीज जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस बेबी बोलते हैं, तो भी बच्चा IUGR की कंडीशन में जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डिमांडिंग ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, बढ़ जाता है उस टाइम पे। इसमें इस कंडीशन से बच्चा किस में जा सकता है, IUGR में जा सकता है। देन इसके बाद हम देखते हैं प्लेसेंटल कॉजेस। पुअर ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटल साइड विच लीड्स टू क्रोनिक प्लेसेंटल इनसफिशियंसी विथ इनएडिक्वेट सब्सट्रैक्ट transfer. This occur in the conditions such as the preeclampsia, essential hypertension, chronic nephritis, organic heart disease, placental infraction, chronic placental abruptio, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। सर्कमवैलेंट मतलब होता है कोरियोनिक विलाई जो होती है, जो कोरियन होता है एमनियन और कोरियन का जो साइज होता है डबल लेयर बन जाती है, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा हो जाता है, ठीक है, डबल लेयर बनती है वहाँ। वेलमेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा कॉर्ड। तो इस तरह से प्लेसेंटल अगर कॉजेज कुछ हो रहा है, कोई भी एबनॉर्मलिटीज अगर आती है तो उससे भी बच्चा क्या होता है, IUGR कंडीशन में जा सकता है। बच्चे में IUGR कंडीशन देखने को मिलती है प्लेसेंटल की वजह से भी। प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी या हाइपरटेंशन या क्रोनिक नेफ्राइटिस या कोई हार्ट डिसीज ऐसी अगर प्रॉब्लम देखने को मिलती है बच्चे में तो प्लेसेंटल में कोई इफेक्ट अगर देखने को मिलता है तो भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो आपको बता दें इतने सारे कंडीशन होते हैं, जैसे फीटल कॉजेज हो गया, मदर कॉजेज हो गया, तो बच्चा क्या होता है, IUGR होने के चांसेस रहते हैं। इसे हम बोलते हैं इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हाउ विल यू डायग्नोस IUGR फीटस, राइट मैनेजमेंट ऑफ IUGR बेबी सून आफ्टर बर्थ। कैसे आप डायग्नोस करोगे IUGR फीटस को, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन फीटस को कैसे आप डायग्नोस करोगे, कैसे आप मैनेजमेंट करोगे IUGR बेबीज को आफ्टर बर्थ। डायग्नोस सबसे पहले आपको हम बता दें, सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप सोनोग्राफी के थ्रू क्या करना है, फीटस को डायग्नोस करना है। जस्टेशनल आपको देखना है, जस्टेशनल पीरियड और लास्ट LMP पीरियड जो था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल पाल्पेशन, प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, लो रिस्क पेशेंट्स जो हो, उस पेशेंट को लो रिस्क हो जिसमें, वो चीज़ें आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है, डायग्नोस करवाना है। देन सिम्फासिस फंडल हाइट देखना है आपको, मेजरमेंट करना है, हेल्प इन द डायग्नोस। सिम्फासिस फंडल हाइट मेजर करते हैं क्योंकि आइडेंटिफाई द वेरिएबल पॉइंट फंडस देन मेजरिंग फॉर द फिक्स्ड पॉइंट। सिम्फासिस प्यूबिस इंटरनली एंड हैज सेंसिटिविटी 80%। USG करवाते हैं पैरामीटर ऑफ देखने के लिए, बेबी का बायो पैरामीटर देखने के लिए करते हैं, फीटल हाइट, प्लेसेंटा, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, इस फीटल हाइट, फीटल वेट, एक्यूट डायग्नोस्टिक मेजर, ये सारी चीज़ें हम USG के माध्यम से करते हैं। पोडेंड्रल इंडेक्स, पोंड्रल इंडेक्स किससे देखते हैं, यूज जस्ट डिग्री ऑफ फीटल वास्टिंग। फीटल वास्टिंग की डिग्री देखने के लिए हम
पोंड्रल इंडेक्स करते हैं। आपको हम बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है आपका एमसीक्यू में। पोंड्रल इंडेक्स क्या होता है, इसका हम यूज़ करते हैं जस्ट डिग्री ऑफ फीटल वास्टिंग। फीटस की क्या डिग्री है यूट्रस के अंदर, उसका पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, पोंड्रल इंडेक्स। और दिस इंडेक्स इज द डिटरमाइंड डिवाइडिंग एस्टिमेट फीटल वेट, थर्ड पावर ऑफ फीमर लेंथ। फीमर का लेंथ कितना है, बच्चे का वेट कितना है, और नॉर्मल वैल्यू 8.3, वैल्यू ऑफ 7 और लेस स्ट्रांगली सजेस्टेड फीटल मालन्यूट्रिशन। बच्चे का अगर वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू इसमें बताएगा 8.3 होना चाहिए। पोडेंडल जो वैल्यू होती है बच्चे की वास्टिंग, वास्टिंग आपको हम बता दें वेट, वास्टिंग मतलब होता है वेट, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन के अंदर कि बच्चे का जो वास्टिंग है, कितनी एनर्जी, मतलब उसका जो फैट है कितना ज़्यादा है, कितना वास्ट है, कितना वेट वास्ट है, और कितना लॉस है। तो बच्चे का नॉर्मल जो वास्टिंग बताएगा 8.3 वैल्यू होना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा अगर उसका फैट लॉस हुआ, 7 से भी कम हो जाता है, तो बच्चा फिर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन पे जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड वैल्यू, if four quadrant technique is used, consist of the measuring vertical diameter of large pocket of fluid volume, quadrant of the uterus term is the known as the amniotic fluid index। तो amniotic fluid volume भी आपको देखना है। अगर नॉर्मल जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है आपको हम बता दें 1000 से लेकर 1500 ml तक होता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर पॉलीहाइड्रोमनियोस्मिक कंडीशन में जाता है, तो फिर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। लेकिन अगर इतना वैल्यू है तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आता है। इस तरह से हम टेस्ट करते हैं IUGR को देखने के लिए। आपका क्वेश्चन है IUGR ऑफ फीटस को आप कैसे डायग्नोस करोगे। देन इसके बाद केयर ऑफ द बेबी, कैसे बेबी की केयर करना है। अगर IUGR बच्चा है तो सबसे पहले पीडियाट्रिशियन में टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पर आपको क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है डिलीवरी के टाइम पर। बेबी शुड बी प्लेस प्रिफरेबल इंटेंसिव न्यूनेटल केयर यूनिट, ICU में जाना है। ऑल द प्रोटोकॉल मैनेजमेंट, प्रीटर्म बेबी के लिए पूरे प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, मैनेजमेंट करना है। देन स्पेशल रूप से केयर देना है बच्चे को। ट्रीट करना है हाइपोग्लाइसीमिया को। अर्ली फीडिंग 1-2 आवर्स में क्या करना, फीडिंग के लिए स्टार्ट करने के लिए बोलना है। और स्टार्टेड विद इन द 5 to 10 ml ऑफ 10% ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्ट कर देना है आपको। और फीडिंग उसको हर 2 आवरली के इंटरवल में क्या करना है, करवाना है, ताकि बच्चे को फीडिंग के माध्यम से प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर मिलता है तो बच्चा जल्दी क्या होगा, मैच्योर होगा। बेबी टॉलरेट इज द एक्सपर्ट मिल्क और ह्यूमनाइज मिल्क गिवन 2 आवरली स्मॉल अमाउंट ऑफ 48 आवर्स। बेबी टॉलरेट तो करता है, लेकिन आपको मिल्क को एक्सपेक्ट करना है, ह्यूमनाइज मिल्क ही बच्चे को देना हर 2 आवर्स के बीच में। स्मॉल अमाउंट ही जाए 48 आवर्स में, फिर भी बच्चे को क्या करना है, मदर मिल्क को ही देना है, एडवाइस करना है। देन इसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। डेक्स्ट्रोस्टिक्स स्क्रीनिंग टेस्ट करना है 2 आवरली आफ्टर बर्थ। बच्चे का जैसे जन्म होता है 2 घंटे के बाद आपको ये फाइंडिंग, आपको हर 48 आवर्स के बीच में क्या करना है, फीडिंग का ईच फीडिंग मतलब जितने बार बच्चा फीड करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको जरूर चेक करना है कि उसका डेक्स्ट्रोज लेवल कितना है बॉडी में। और ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल बिलो 30 mg परसेंटेज, अगर 30 mg परसेंटेज से कम होता है तो ग्लूकोज टू बी इंट्रावेनसली। फिर आपको क्या करना है, आपको बता दें, इसमें बताया जा रहा है कि अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 30 mg परसेंटेज या 10% ग्लूकोज आपको क्या करना है, इससे कम अगर हो जाता है, 30 mg परसेंटेज से कम अगर ग्लूकोज का लेवल होता है तो आपको 10% कितना देना है, 10% ग्लूकोज क्या करना है वहाँ पे आपको देना है, ठीक है। देन इसके बाद राइट डाउन फिजिकल, हाँ ये तो अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। इस तरह से आपको देखिए, आपको IUGR अगर कोई भी बच्चा है तो कैसे, अगर डिलीवरी हो गई है बच्चे को कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे केयर करना है, क्या क्या बच्चे को ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करोगे। तो बताया जा रहा है कि आपको ब्लड डेक्स्ट्रोज स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल देखना। अगर 30 mg से कम अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल आता है तो उस कंडीशन पे फिर 10 mg आपको इंट्रावेनसली डेक्स्ट्रोज या ग्लूकोज उसको देना है 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट डाउन द फिजिकल फीचर्स ऑफ IUGR बेबी एट बर्थ। क्या फिजिकल फीचर्स देखने को मिलता है अगर बच्चा IUGR की कंडीशन पे है। फिजिकल फीचर मतलब क्या कंडीशन, क्या शारीरिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो आपको हम बता दें शारीरिक कंडीशन क्या, वेट जो बच्चे का होता है अबाउट 600 mg से कम होता है। मिनिमम परसेंट स्टैंडर्ड वैल्यू बता रहे हैं, वेट डिफिसिट बर्थ अबाउट 600, क्योंकि नॉर्मल जो होता है 2.5 से लेकर 3 kg होता है बच्चे का वेट। अगर 600 मिलीग्राम से या 600 ग्राम से अगर कम होता है बच्चा तो वो जाता है IUGR में। लेंथ अनअफेक्टेड होता है, बच्चे का लेंथ नहीं होता। हेड सर्कमफेरेंस लार्जर देन बॉडी, बॉडी की अपेक्षा बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस लार्ज होता है। फिजिकल फीचर्स, बच्चा ड्राई एंड रिंकल्स स्किन होती है, लेस सबक्यूटेनियस फैट होता है, ठीक है।
और स्केफॉइड एब्डोमेन एंड मिकोनियम स्टेंड वर्निक्स कैसियोसा थीन होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड थीन होती है, पिन्ना ऑफ ईयर्स कार्टिलेजिनस राइज, प्लांटर से सीजेस आर वेल डिफाइंड, द बेबी इज अलर्ट एक्टिव एंड हैज नॉर्मल क्राई, आईज आर ओपन। बेबी क्या होता है, अलर्ट होता है और नॉर्मल क्राई करता है, एक्टिव रहता है, आई ओपन होती है, उसके रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन बच्चे का जो वेट होता है आईयूजीआर की कंडीशन पे क्या होता है, काफ़ी कम देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इस प्रकार से फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं आफ्टर बर्थ, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास कैसी थी, और जिस तरह से भी क्वेश्चन हमने आपको बताया, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती तो आप हमको उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज का सेशन इतना ही, कल फिर हम लेके आएंगे एक नए सेशन के साथ में ओबीजी का थ्योरी क्वेश्चंस। और आपका यूनिट 7 आपको हम बता दें कंप्लीट होने वाला है, कल की क्लास से आपका यूनिट 7 कंप्लीट होगा, नेक्स्ट क्लास से आपका यूनिट 8 स्टार्ट होने वाला है एक नए टॉपिक के साथ में। तो चलिए धन्यवाद, कल हम फिर से लेके आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रखे जा रहे हैं।